हेलो गाइस, तो गाइस आज आ गए हम फिर से एक और नई वीडियो के साथ। तो यहाँ पे गाइस हम देखने वाले हैं फिर से 40 एमसीक्यूज। और ये जो हमारा चैप्टर है, आज का चैप्टर गाइस हमारा फिजिक्स का चैप्टर है, जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज दैट ब्रिंग्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन और स्टॉप्स अ मूविंग वन। सो प्राइमरी कॉज क्या है गाइस, पूछा जा रहा है कोई चीज को, स्टेशनरी चीज को, यहाँ पे लिखा है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने का और उसको स्टॉप करने का। तो कोई भी चीज स्टॉप्स अ मूविंग वन, या कोई चीज जैसे फॉर एग्जांपल गाइस कोई चीज रुकी हुई है तो आपको उसे मोशन में लाना है, या फिर कोई चीज मोशन में ऑलरेडी है और आपको उसको रेस्ट पे लाना है, ठीक है ना। तो उसका प्राइमरी कॉज क्या है? तो सिंपल सी बात है गाइस, जब तक हम फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे ना तो कोई चीज रेस्ट से मोशन में जाएगी, ना तो कोई चीज मोशन से रेस्ट में आएगी, ठीक है ना। तो प्राइमरी कॉज इज फोर्स। तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। So the textbook defines force as a push, hit or pull that changes an object state of rest or motion. Next आगे बढ़ते हैं गाइस फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बोला जा रहा है, if a wooden block on a table is pulled from both sides with equal forces it will not move. These forces are, तो गाइस अगर वुडन ब्लॉक है, मान लीजिए एक वुडन ब्लॉक है, अगर मैं दोनों साइड से इसको पुश करता हूँ, पुल करता हूँ, आई एम सॉरी गाइस, पुल करता हूँ दोनों साइड से और इक्वल फोर्स लगाता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैं 20 न्यूटन लगाता हूँ और यहाँ पे भी मैं 20 न्यूटन लगाता हूँ, तो ये वुडन ब्लॉक बोला जा रहा है अगर मूव नहीं करता है, इसका मतलब क्या है? तो ये सिंपल सी बात है, इसका मतलब जो फोर्स मैं लगा रहा हूँ वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पे और यहाँ पे, और वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, तो इधर +20 न्यूटन लगेगा तो इधर -20, तो ये क्या कर देगा, फोर्स कैंसिल कर देगा। मान लीजिए फोर्स ए है, फोर्स बी है, तो दोनों क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। फोर्स ए प्लस फोर्स बी, जो मेरा नेट फोर्स आएगा गाइस यहाँ पे, जो मेरा नेट फोर्स आएगा, वो कितना होगा गाइस, फोर्स ए 20 न्यूटन, फोर्स बी क्या है -20 न्यूटन, तो नेट फोर्स हम ऐसे निकालते हैं जो कि होगा मेरा जीरो न्यूटन। इसका मतलब नेट फोर्स अगर 0 न्यूटन है तो बॉडी क्या है, मोशन नहीं करेगी, मतलब बॉडी रेस्ट पे रहेगी। दैट मीन्स इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस्ड फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन रिजल्टिंग इन जीरो नेट चेंज इन मोशन, ठीक है। बैलेंस फोर्स में गाइस जो आपका मोशन है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Galileo observed that a marble rolling down an inclined plane increases in speed due to। तो गाइस आपने पढ़ा होगा, आई होप सो, बुक अच्छे से रीड किया होगा, वहाँ पे हमारा एक एक्टिविटी आता है जहाँ पे गलीलियो ने मार्बल को रोल किया था एक इंक्लाइंड प्लेन पे। तो यहाँ पूछा जा रहा है, गलीलियो ऑब्जर्व दैट अ मार्बल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इंक्रीजेज इट्स स्पीड। तो जो मार्बल है गाइस, जैसे जैसे वो नीचे जाता है उसकी स्पीड बढ़ने लगती है। तो उसकी स्पीड बढ़ने क्यों लगती है, स्पीड में इंक्रीमेंट आता है क्यों? इनर्शिया के कारण, अनबैलेंस फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मस्कुलर एफर्ट। तो रॉन्ग आंसर एटमॉस्फेरिक, रॉन्ग आंसर गाइस, इनर्शिया यहाँ पे रॉन्ग आंसर। द राइट ऑप्शन इज अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, अनबैलेंस फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि दूसरे डायरेक्शन में जैसे जैसे वो नीचे गिरेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको तेजी से अपनी तरफ पुल करेगी, जिससे कि उसकी स्पीड में चेंज इन वेलोसिटी होगी और एक्सेलरेशन उसका बढ़ेगा, ठीक है ना। तो unbalanced force of gravity as it rolls down, the force of gravity act as an external unbalance causing acceleration। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस चलते हैं क्वेश्चन 4, the tendency of undisturbed objects to stay at rest or keep moving with the same velocity is called। तो गाइस यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए टेंडेंसी मतलब गाइस किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी कितनी है, मान लीजिए उसकी क्षमता क्या है, क्या क्षमता, उसकी क्षमता क्या है ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट्स टू स्टे एट रेस्ट। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है गाइस और उस ऑब्जेक्ट पे आपने कोई सा भी थोड़ा भी फोर्स नहीं लगाया, ठीक है, कुछ भी फोर्स नहीं लगाया, वो कोई ऑब्जेक्ट उधर पे रखा है। मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए टीवी का रिमोट कहीं पे उठा के ऐसे रख दिया, तो टीवी का रिमोट अपनी जगह पे रखा हुआ है, ठीक है, अब वो उधर से मूव नहीं कर रहा है, तो उसकी टेंडेंसी क्या है गाइस उस समय पे, उसकी टेंडेंसी है रेस्ट पे बने रहना। ना फॉर एग्जाम्पल आप दूसरा एक एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए आपने एक बॉल को लिया और बॉल को फ्लोर पे आपने रोल करवा दिया, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसकी टेंडेंसी क्या है, रोल होना, ठीक है ना, रोल होना मतलब मोशन करना। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कोई कोई द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट्स टू स्टे एट रेस्ट और मोशन और कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, मतलब अगर वो मूव कर रहा है तो सेम वेलोसिटी से मूव करते रहेगा इस। मान लीजिए आपने मूव करवाने के समय फोर्स लगाई इस बॉल के ऊपर 4 मीटर पर सेकंड, तो ये 4 मीटर पर सेकंड से मूव करते रहना चाहिए, और ये रेस्ट पे है तो बॉडी ये रेस्ट पे बनी रहनी चाहिए अनटिल अनलेस आप फिर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको मोशन में ना कर दें, तो रेस्ट पे बनी रहनी चाहिए। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये प्रॉपर्टी जो होती है गाइस, यही प्रॉपर्टी मेरी होती है इनर्शिया।
इनर्शिया। अब गाइस अगर आप ऐसे सोचें कि हमारा जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में ऑफ कोर्स क्या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, मान लीजिए रेस्ट वाली तो चीज़, चलिए एक बात हमें समझ में आती है, क्या मोशन में कोई चीज़ चल रही है तो वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी? क्या ऐसा हो सकता है सेम वेलोसिटी से? तो ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप उसको फोर्स लगा के आगे बढ़ाएंगे तो वो थोड़ी देर बाद जाके रुक जाता है, ठीक है। अब वो रुकता क्यों है, अब आप इसका रीज़न ज़रा सोचिएगा और ढूंढिएगा। तो रुकता वो इसीलिए है, जहाँ पर भी आपने फोर्स लगाया उसके अगेंस्ट, उसके ऑपोजिट में एक एक्सटर्नल फोर्स ज़रूर लगा होगा। मान लीजिए आपने बॉल को रोल किया तो एक्सटर्नल फोर्स ग्राउंड लगा रहा है, तो ग्राउंड क्या कर देगा, बॉल को धीरे धीरे रेस्ट पे ला देगा। वैसे ही आप दूसरे एग्जाम्पल भी सोचिएगा, ठीक है। सो हमारे प्लैनेट में ऐसा, या फिर यूनिवर्स में ऐसा नहीं होगा। टेक्निकली जो चीज़ को आपने थोड़ा सा पुश किया तो चलती जाएगी चलती जाएगी। हाँ भाई, ये हो सकता है स्पेस में, 99% ये स्पेस में पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे कोई चीज़ अगर आप मूव करेंगे तो चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, क्योंकि उधर पे जो मेरा फोर्स है, एक बॉडी पे लगने वाला फोर्स है, वो 0 के बराबर है, ना के बराबर है, ठीक है ना। सो इसीलिए आई होप आपको कोई समझ में आ गया होगा। तो ये टेंडेंसी, ये प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया, इसी को मैं इनर्शिया कहता हूँ। आगे बढ़ते हैं गाइस। इनर्शिया इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की, मास की, ठीक है ना, ऑफ मैटर दैट रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है गाइस। वो रेजिस्ट करता है स्टेट ऑफ मोशन में चेंज को, ठीक है। वो बना रहेगा अपने स्टेट में, चाहे वो मूव कर रहा है तो मूव करते रहेगा, चाहे वो रेस्ट पे है तो रेस्ट करते रहेगा, बना रहेगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज अ लॉ ऑफ डैश, लॉ ऑफ मोमेंटम रॉन्ग, एक्सेलरेशन रॉन्ग, ग्रेविटी रॉन्ग, इनर्शिया इज माय राइट आंसर गाइस। सो फर्स्ट लॉ को ही मैं कहता हूँ लॉ ऑफ इनर्शिया, डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ इनर्शिया, देयरफॉर इट इज ऑफ्टन कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है गाइस। सो इनर्शिया एक ऐसी वर्ड उन्होंने यूज किया, अभी मैंने बताया, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की, बने रहना अपने स्टेट में। Which of the following has more inertia? A rubber ball, a stone of same size, a train, a bicycle। तो गाइस ऐसा समझिए, ऑब्जेक्ट जैसे अभी हमने बोला, ये जो प्रॉपर्टी है डिपेंड करती है उस मैटर के मास पे है, उस मैटर के मास पे डिपेंड करती है ये। अगर ज़्यादा मास है तो इनर्शिया ज़्यादा रहेगा गाइस, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनर्शिया रहेगा ज़्यादा, किसका इनर्शिया रहेगा? फॉर एग्जांपल आप देखते हैं रबर बॉल का मास कितना है, स्टोन का सेम साइज, ट्रेन, बाइसिकल, तो सबसे ज़्यादा मास मैसिव गाइस ट्रेन ही है। तो माई राइट आंसर शुड बी ट्रेन। So inertia is measured by mass, ठीक है ना guys। Since a train is a most massive object here, it has a most inertia। तो आपको पता रहना चाहिए ट्रेन का inertia सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। मतलब कि उसको अपने स्टेट में बने रहने का जो उसका टेंडेंसी है, या फिर रेस्ट या फिर मोशन, वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, मैसिव ऑब्जेक्ट का। तो यस, ट्रेन का ज़्यादा है इस केस में। ट्रेन को आप इतना इजीली हिला नहीं सकेंगे, हाँ, तो अपना रेस्ट या रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। ये बोला गया है, व्हाई डू वी फॉल बैकवर्ड्स व्हेन अ बस स्टार्ट्स मूविंग सडनली गाइस। तो अगेन ये क्वेश्चन आ जाता है गाइस, यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा गाइस, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाई डू वी फॉल बैकवर्ड व्हेन अ बस स्टार्ट्स मूविंग सडनली। तो फॉर एग्जाम्पल गाइस, आपने ज़रूर ये फील किया होगा, जैसे कि मान लीजिए बस है और बस में आप यू आर स्टैंडिंग ऑन अ बस गाइस, हाँ, आप बस में खड़े हैं और यहाँ पे अभी आप फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए ड्राइवर ने अभी तक बस स्टार्ट नहीं की है, ठीक है, तो बस रेस्ट पे है। अब जैसे कि इस बस रेस्ट पे है तो आपका जो वेलोसिटी है ना, वो क्या होगा, वो भी जीरो ही होगा, ठीक है ना। जो बस का वेलोसिटी होगा वही आपका वेलोसिटी होगा, ये बस का वेलोसिटी है जो कि जीरो है, तो आपका भी वेलोसिटी कितना है गाइस, आपका पर्सन का भी वेलोसिटी क्या होगा गाइस, जीरो होगा। अब जैसे ही बस थोड़ी मूव हुई तो यहाँ पे वेलोसिटी जो बस का होगा, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड हुआ, हाँ, तो वही वेलोसिटी आपका भी होगा। बट इधर पे क्या होगा गाइस, बस मूव जब होगी तो 0 से वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड गया, आप देख रहे हैं, मतलब चेंज इन वेलोसिटी हो गया, चेंज इन वेलोसिटी हो गया। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं अगर चेंज इन वेलोसिटी हुआ तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा बॉडी में क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो याद रहेगा इस आपकी बॉडी रेस्ट पे मेंटेन्ड थी, अब जैसे ही बस की वेलोसिटी में चेंज हुआ, आपकी बॉडी अपने आप को, अपना जो आपके बॉडी का जो इनर्शिया है वो मेंटेन रखेगी। आपकी बॉडी इनर्शिया क्या था, टू बी एट रेस्ट, टू बी एट रेस्ट, टू बी एट रेस्ट। आपके बॉडी का इनर्शिया क्या था गाइस, अपना स्टेट मेंटेन रखना, यही होता है इनर्शिया। रेस्ट पे थी तो रेस्ट पे मेंटेन रखेगी आपका बॉडी। बट बस का वेलोसिटी क्या हुआ, चेंज हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसका मतलब यहाँ पे आपको एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, ठीक है, जिससे कि आपका जो इनर्शिया है वो मेंटेन रहेगा। तो बस अगर आगे मूव करेगी तो वो फोर्स को जो जिस वेलोसिटी से वो आगे बढ़ी है, जो एक्सेलरेशन लगा है आगे, उतना ही लगभग एक्सेलरेशन आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। आपके बॉडी को आपका जो इनर्शिया, सो बेसिकली जो आपका
बॉडी का इनर्शिया है वो अपने आप को मेंटेन रखेगा, अपने स्टेट में मेंटेन रखेगा, ठीक है गाइस। उसके लिए आपका बॉडी क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ जर्क आएगा आपके बॉडी में 2 मीटर पर सेकेंड का। तो यहाँ पे ये बोला गया यही होता है गाइस, इनर्शिया अपने बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन रखेगा, आपका जो बॉडी मास है अपने स्टेट को मेंटेन रखेगा। उसके लिए आपको एक नेगेटिव एक्सेलरेशन लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या होंगे, फॉल बैकवर्ड, यू विल फॉल बैकवर्ड when a bus start moving suddenly, ठीक है। सो ड्यू टू ग्रेविटी नहीं, ड्यू टू फ्रिक्शन नहीं, feet move with the bus at rest of the body resist due to inertia। तो राइट ऑप्शन इज दिस गाइस, फीट मूव विद बस। देखिए गाइस फीट जो है आपका, फीट जो लेग्स हैं गाइस वो तो जुड़े हुए हैं बस से, तो ये तो मूव करेगा, बट जो अपर पोर्शन है वो नहीं जुड़ा हुआ है, तो अपर पोर्शन में क्या होगा गाइस, एक जर्क लगेगा, ठीक है। बट रेस्ट ऑफ बॉडी, ये रेस्ट ऑफ बॉडी है, ये क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा ड्यू टू द इनर्शिया, ये अपना स्टेट को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, और इसमें एक जर्क आएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस। So feet moves with bus but rest of body resists due to inertia. The contact with the floor moves our feet but the upper tends to stay at rest due to inertia. आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस। सो ऐसे मैं सजेस्ट करूंगा इस इनर्शिया पे आप मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स करें, जिससे कि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और बेटर होती जाएगी। अ शार्प हॉरिजॉन्टल फ्लिक ऑन अ कार्ड मूव्स इट अवे बट द कॉइन कवर इट फॉल्स इनटू द ग्लास, व्हाई। तो यहाँ पे क्या बोला गया है इस अ शार्प फ्लिक, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए एक ग्लास है यहाँ पे, और ग्लास के ऊपर मान लीजिए हमने कार्डबोर्ड रखा है, तो यहाँ पे और उसके ऊपर एक कॉइन है, ठीक है, दिस माय कॉइन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है शार्प हॉरिजॉन्टल फ्लिक, फ्लिक मतलब आपने मान लीजिए इसको ऐसे तेजी से इधर से मारा, आपने उंगलियों से तेजी से मारा, ठीक है ना, हिट किया, फ्लिक। अब हिट किया ऑन अ कार्ड, तो ये कार्ड है गाइस अपना, ये कार्डबोर्ड कार्ड ही है, ठीक है ना। moves it away but the coin over it falls into the glass। जो कार्ड है वो तो मूव हो जाता है बट कॉइन मूव नहीं होता है। सो कार्ड मूव हो जाता है बट कॉइन क्या होता है, डजंट मूव, कॉइन स्टेज इन रेस्ट। तो अगेन गाइज ये इनर्शिया का प्रॉपर्टी दिखाता है। जो कॉइन का हमने फोर्स लगाया कार्डबोर्ड पे और कार्ड पे, अब ये कार्ड तो मूव हो गया बट जो कॉइन है उसने अपना जो इनर्शिया है, जो अपना क्वालिटी है, टेंडेंसी है रेस्ट पे रहना, ये रेस्ट पे था तो ये रेस्ट पे रहने की कोशिश कर रहा है, मतलब मोशन को रेजिस्ट कर रहा है गाइस, ये रेजिस्ट कर रहा है चेंज, ठीक है ना, चेंज इन इट्स स्टेट। सो इट इज रेसिस्टिंग द चेंज इन द स्टेट ऑफ द मोशन, यही होता है मेरा इनर्शिया। जो बॉडी अगर रेजिस्ट करता है स्टेट ऑफ चेंज को तो उसे मैं इनर्शिया कहता हूँ। तो ये रेजिस्ट करेगा और ये इस कार्डबोर्ड के साथ नहीं मूव होगा। और कार्डबोर्ड क्या है, कार्डबोर्ड पे आपने फोर्स लगाई, कार्डबोर्ड आगे मूव हो जा रहा है, तो ये कहाँ अगर मूव नहीं होगा तो ये नीचे सीधा गिर जाएगा। सो यही हुआ है, फॉल्स इनटू द ग्लास, व्हाई, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज हाई, रॉन्ग, इनर्शिया ऑफ द कॉइन, सिंपल, ठीक है गाइस, इनर्शिया ऑफ द कॉइन। सो रेजिस्टिंग द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, रॉन्ग है। इनर्शिया, द कॉइन टेंड्स टू मेंटेन इट्स स्टेट, गाइस आपको ऐसे ही लिखना है, बस अपना स्टेट मेंटेन रखता है कॉइन ऑफ रेस्ट व्हाइल द कार्ड मूव्स अवे अंडरनेथ इट, कार्ड पे आपने फोर्स लगाया वो मूव हो गया। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के बारे में समझते हैं गाइस, मोमेंटम क्या होता है। सो मोमेंटम का मैं इधर फॉर्मूला अगर लिख दूं आपके सामने तो P इज इक्वल टू mv, P से मैं डिनोट करता हूं मोमेंटम को। सो मोमेंटम क्या है गाइस, अगेन ये एक प्रॉपर्टी है, एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। ये क्या बताती है, देखिए समझते हैं। मास टाइम वेलोसिटी गाइस, मोमेंटम क्या बताता है, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास अगर चेंज होता है तो मोमेंटम मेरा बढ़ जाएगा उस बॉडी का, या वेलोसिटी अगर चेंज होता है तो मोमेंटम मेरा बढ़ जाएगा उसका, ठीक है गाइस। सो यहाँ पे समझते हैं मोमेंटम का ऐसा यूनिट कैसे निकालेंगे। इस एम फॉर मास, तो मास का ऐसा यूनिट केजी होता है, और वी फॉर मीटर पर सेकेंड। सो केजी मीटर पर सेकेंड शुड बी द आंसर, केजी मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, मोमेंटम पी मास इनटू वेलोसिटी, ऐसा यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड। Momentum has only magnitude, only direction, neither magnitude nor direction, both magnitude and direction। तो गाइस मोमेंटम के पास मतलब मोमेंटम एक स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी पूछा जा रहा है। तो गाइस मोमेंटम जो होता है, अगेन एक बॉडी का जो मोमेंटम होता है, ये एक पहले तो मैं आपको बता दूंगा, ये मास क्या है मेरी स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या है मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जो प्रोडक्ट आएगा गाइस, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, वो वेक्टर ही आएगा, ठीक है ना, वेक्टर ही आएगा। सो जो मोमेंटम है गाइस मेरा वो क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। सो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज वेलोसिटी व्हिच इट डिपेंड्स ऑन इज अ वेक्टर, ठीक है।
और दूसरी चीज़ गाइस, मोमेंटम जब रहता है, आगे हम डिस्कस करते हैं इसको, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं मोमेंटम क्या होता है, आगे समझते हैं गाइस। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, तो गाइस ये न्यूटन सेकंड लॉ पे हम आगे हैं। तो इसके लिए पहले तो हम गाइस मोमेंटम को थोड़ा समझते हैं। मोमेंटम जो होता है गाइस, v इज इक्वल टू mv, मास टाइम वेलोसिटी होता है। फॉर एग्जांपल गाइस, अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास छोटा है, मतलब कि कम है, फॉर एग्जांपल बुलेट हो गया, बुलेट का मास कम है, मास इज लेस, यस। अब मैं एक और एग्जांपल, अगर एक और केस लूँ गाइस, यहाँ पे मैं सेकंड केस लेता हूँ, इसमें मैं लेता हूँ केस किसका, एक ट्रक का। अब ये ट्रक का जो मास है ये बहुत मैसिव है, ठीक है ना, मास इज हाई मोर, ओके। अब इन दोनों केस में गाइस आप थोड़ा एनालाइज करें। मान लीजिए एक ट्रक है, वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है और यहाँ पे ड्राइवर ने उसको ब्रेक मारा है और धीरे धीरे वो रुक रहा है, ठीक है। बट उसके सामने मान लीजिए एक साइकिल आ जाती है, ठीक है ना, एक साइकिल आ जाती है। तो अब वो जो साइकिल है, ट्रक तो धीरे धीरे मूव हो रहा है, वेलोसिटी क्या है उसकी बहुत कम है, ठीक है ना, एकदम धीरे धीरे मूव हो रहा है। सो मान लीजिए 1 मीटर पर सेकेंड, बहुत ही कम है, 1 मीटर तो ज़्यादा ही हो गया, उसकी वेलोसिटी बहुत ही कम है, मान लीजिए 0.1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मूव हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बोलते हैं क्या, ये जो साइकिल है जो इसके सामने आ चुका है, ये साइकिल का क्या होगा, अगर आप सोचिए, अगर इतना बड़ा मास अगर एक साइकिल के सामने आ जाए तो क्या होगा, इवन दो जो उसकी वेलोसिटी बहुत कम है, तो ये क्या कर देगा, इसको मैसिव इम्पैक्ट डालेगा इस पे, ठीक है ना। सो साइकिल क्या हो जाएगा, बुरी तरह डैमेज हो जाएगा इस, ठीक है, डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यही समझ रहे हैं, मास और वेलोसिटी जो दो चीज़ें हैं, अगर मास बहुत ज़्यादा हाई है तो जो मोमेंटम होता है वो भी क्या हो जाता है गाइस, मोमेंटम भी बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। सो हियर वी से दैट मोमेंटम इज अ क्वांटिटी विच इज प्रोपोर्शनल टू मास। मोमेंटम मतलब क्या है गाइस, इम्पैक्ट, कितना इम्पैक्ट डालेगा वो ऑब्जेक्ट पे, इम्पैक्ट कितना होगा। सो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि मास बहुत ज़्यादा है। अब वेलोसिटी इधर कम थी तो डजंट मैटर, वेलोसिटी कम है बट मास ज़्यादा है तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। सिमिलरली गाइस, अगर मैं बुलेट वाला एग्जांपल लूँ आपके सामने, तो बुलेट में हम देखते हैं जो बुलेट ऑफ मास होता है ये बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, मतलब नेग्लिजिबल, आई एम सॉरी, बहुत ही कम होता है, ठीक है, ग्राम्स में होगा ये मास। तो ये ग्राम्स में है बुलेट, अगेन ये बुलेट फायर हो रही है और यहाँ पे बुलेट जब फायर होती है तो उसकी वेलोसिटी इमेंसली हाई होती है, ठीक है। सो वेलोसिटी इज वेरी हाई बट मास इज लेस, मास इज लेस। अगर वेलोसिटी हाई है, मास लेस है, तब भी मोमेंटम में चेंज आ जाएगा, मोमेंटम में एक बहुत ही मैसिव चेंज आएगा, ठीक है, मोमेंटम इस केस में भी ज़्यादा हो। अब वो जो छोटी सी बुलेट है गाइस, ये डैमेज करने के लिए, इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए बहुत ही इनफ है कोई भी चीज़ पे। मान लीजिए बड़े से, इट कैन किल अ पर्सन, सिंपली इट कैन किल अ पर्सन, इट कैन डैमेज अ वॉल, हाँ, इट कैन पेनिट्रेट थ्रू वॉल। सो बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होता है गाइस। तो यहाँ पे भी हमने देखा जो मोमेंटम है वो चेंज हो रहा है वेलोसिटी के कारण। इधर वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो भी मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है, अगर मास कम है तो कोई बात नहीं। तो मास और वेलोसिटी गाइस ये दो चीजें हैं जहां पे मोमेंटम डिपेंड करता है, मतलब ये इसके प्रोपोर्शनल है। तो हमने बोला मोमेंटम इज मास टाइम वेलोसिटी, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा इस, दैट इज मोमेंटम। अभी आइए गाइस, अब हम समझते हैं न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है। सेकंड लॉ क्या होता है गाइस, तो सेकंड लॉ बेसिकली मेरा क्या होता है, सिंपली ये बोलता है सेकंड लॉ, चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। तो यहाँ पे मोमेंटम हमने सीख लिया। अब गाइस मोमेंटम जो है, अगर एक बॉडी में मोमेंटम में चेंज आता है, ठीक है, मोमेंटम में चेंज आना, मोमेंटम में चेंज कैसे आएगा इस, मोमेंटम का जो फॉर्मूला है mv है। अब इसमें से मास और वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम में चेंज आएगा। बट यहाँ पे गाइस हम कोई ऑब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे गाइस आप देखें तो उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो मैं बढ़ा या कम कर सकता हूँ, ठीक है ना, बट उसका मास फिक्स रहता है। तो मैंने मास को इधर कांस्टेंट मान रखा है। तो अगर मैं इधर से बोलता हूँ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो इधर से जब मैं इसको रिड्यूस करता हूँ तो इट कम्स मी मास टाइम्स वेलोसिटी। मास क्या होता है गाइस, कांस्टेंट होता है जब मैं फॉर्मूला अपना डिड्यूस करता हूँ। और यहाँ पे मैं मानता हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, या वेलोसिटी को यार मैं चेंज कर सकता हूँ, मास को तो मैं फिक्स रखता हूँ, ठीक है, मास को मैं फिक्स करता हूँ। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, ओनली वन ऑब्जेक्ट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ आई एम कंपेयरिंग, देन यस मास कैन चेंज, मास कैन बी ईदर डिफरेंट फॉर द अदर ऑब्जेक्ट। तो यार यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं इस मोमेंटम, एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम अगर हम देखें तो वो क्या होता है, p इक्वल्स टू m टाइम्स v। यहाँ पे अब मैंने बोला कि इस मोमेंटम में चेंज आ गया। मान लीजिए कोई कार है, वो स्टार्ट होती है एक स्पीड से, मान लीजिए उसकी 0 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी थी और वो चली और उसकी वेलोसिटी हो गई मान लीजिए अभी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो वेलोसिटी में चेंज आ गया तो ऑफकोर्स मोमेंटम में चेंज आ गया। मास तो उसका वही फिक्स ही रहेगा, ठीक है। सो मास तो m मान रहा हूँ मैं इसका, बट वेलोसिटी पहले 0 थी, अब बाद में v हो गई, ठीक है, और मास तो सेम है।
तो यहाँ पे गाइस हम बोलेंगे इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम मैं पी आई से डिनोट करूंगा, जो कि क्या हो जाएगा गाइस मेरा एम यू, मास टाइम यू, ठीक है। और जो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा गाइस वो क्या हो जाएगा, तो फाइनल मोमेंटम मेरा क्या हो जाएगा, पी टाइम्स एफ, फाइनल मोमेंटम एम टाइम्स वी, ठीक है। तो u में वेलोसिटी 0 है, तो इसका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब चेंज मोमेंटम में होगा ना गाइस, मोमेंटम में तो चेंज होगा, है ना, कितना ज्यादा बढ़ा मोमेंटम। तो कैसे निकालेंगे हम, फॉर्मूला से निकालेंगे। अगर मैथमेटिकल रिलेशन में दूं तो पी एफ माइनस पी आई हम कर देंगे, जहाँ पे m टाइम्स v माइनस यू मैं इसको लिख दूंगा। ये हो गया मेरा चेंज इन मोमेंटम। अब हमने क्या बोला, अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है, ऑफ कोर्स मोमेंटम चेंज हो रहा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही कोई भी चीज चेंज होती है। टाइम तो यार एक कांस्टेंट चीज है, उसके रिस्पेक्ट में चीजें चेंज होती है। चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इसी को गाइस मैं पी एफ माइनस पी आई को मैं डेल्टा पी लिख देता हूँ, चेंज, डेल्टा मतलब चेंज। सो यहाँ पे मैंने लिखा है डेल्टा पी विथ रिस्पेक्ट टू टी। सो चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। अब गाइस जो फोर्स लग रही है कार पे वो क्या होगी, तो उसके प्रोपोर्शनल होगा। अगर जितना ज्यादा चेंज होगा गाइस, जितना ज्यादा चेंज, जितना मोमेंटम में ज्यादा चेंज आएगा विथ टाइम, उतना ज्यादा मतलब समझ जाइए आप उस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है उतना ही ज्यादा है, बड़ा है, ठीक है ना। इसको हम अच्छे से एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो ये तो हो गया मेरा सेकंड लॉ गाइस, यही होता है मेरा सेकंड लॉ, ठीक है ना। अभी हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे गाइस हम बात करते हैं, देखते हैं कि जो हमारा ऑप्शन है, न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स किसके प्रोपोर्शनल रहता है यार, प्रोपोर्शनल मतलब बढ़ेगा वो, किसके प्रोपोर्शनल रहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। याद रहेगा गाइस, ये अनबैलेंस फोर्स ही होगी ना, क्योंकि हम ऊपर से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज एन अनबैलेंस फोर्स। मैथमेटिकली द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज एक्सप्रेस्ड एज, कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं गाइस, यही जो मैंने आपके सामने अभी लिखा था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P बाई टी, और यहाँ पे मैंने इसको क्या लिखा, पी एफ माइनस पी आई बाई टी, और इसको गाइस हमने डिड्यूस किया था। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है गाइस, इसको हम रिमूव करेंगे, और यहाँ पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा आपको, ये आएगा m टाइम्स v माइनस यू बाई टी, ठीक है, f। और आपको पता है v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, तो m टाइम्स एक्सेलरेशन हो जाएगा। या तो आप इसको डायरेक्टली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से अगर आप a निकालते हैं तो ये आपका एक्सेलरेशन यही आएगा, ठीक है। सो m टाइम्स a, तो यहाँ पे जो मेरा बना फॉर्मूला रिड्यूस होने के बाद वो मैथमेटिकल क्या बना, ये इसका रिजल्ट होता है सेकंड लॉ का, आपको याद रहना चाहिए। इसमें रिजल्ट फॉर सेकंड लॉ इट इज एक्सप्रेस्ड लाइक दिस, F इक्वल्स टू ma, फोर्स इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन डेराइव्ड फ्रॉम चेंज इन मोमेंटम, ठीक है गाइस। हम इसका बार बार यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज अ फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ, 1 न्यूटन कितना होता है गाइस, सिंपल सी बात है, फोर्स इज इक्वल्स टू ma, सेकंड लॉ से अभी हमने सीखा ये फोर्स क्या होता है, फोर्स का गाइस सेकंड लॉ से हमें फॉर्मूला मिल जाता है फोर्स का, आप याद रखिए। तो यहाँ पे m क्या है 1 kg अगर होगा, और एक्सेलरेशन अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, तो 1 इंटू 1 न्यूटन का मेरा फोर्स बनेगा, ठीक है गाइस, ठीक है। तो फोर्स 1 न्यूटन का, या फिर और आप इसकी यूनिट क्या हो सकती है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको मैं न्यूटन भी बोल देता हूँ, ठीक है। सो माई राइट ऑप्शन इज 1 न्यूटन कितना होता है गाइस, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन 10 kg, रॉन्ग, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन 1 kg मास, 1 मीटर पर स्क्वायर ऑन 1 kg मास, ठीक है ना, 1 kg मास। So the unit of force is chosen as F equals to kma, leading to the 1 Newton definition. आगे बढ़ते हैं guys. The fielder pulls his hands backward while catching a fast ball too. जो फील्डर है गाइस, यहाँ पे आ जाते हैं हम एप्लीकेशन पे। तो यहाँ से गाइस आपके क्वेश्चन बनेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ में बोला क्या जा रहा है गाइस, जो फील्डर है पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड, मान लीजिए जो आपने देखा होगा क्रिकेट में, जो चाहे धोनी हो गए, चाहे जो भी हो गए आपके क्रिकेट प्लेयर्स हैं, वो क्या करते हैं, एक कैच, जब भी कैच वो पकड़ते हैं, वो क्या करते हैं, अपने हाथ को थोड़ा सा पहले पीछे पुश करते हैं, मूव करते हैं, और तब बॉल को आने देते हैं। वो ऐसे नहीं कि दे जस्ट ओपन द हैंड लाइक दिस एंड दे जस्ट कीप लेट द बॉल फॉलिंग ऑन द हैंड, ओके, डायरेक्टली। तो गाइस वो पीछे करते हैं। अब बात की जा रही है हाथ को पीछे करते हैं क्यों, अब देखिए समझिए गाइस, व्हाइल कैचिंग अ बॉल फास्ट, तो स्टॉप द बॉल फास्ट, डिक्रीज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट। गाइस पहले तो आप समझिए, अगर फील्डर अपने दोनों हाथ अगर ऐसे खोल के रखेगा, तो इधर पे बॉल आके जो गिरेगी
वो क्या करेगी, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी और इंजरी हो जाएगी हाथ पे, ठीक है ना, हाई इम्पैक्ट करेगी। तो बेसिकली जो इम्पैक्ट होता है, इस इम्पैक्ट को बार बार मैं मोमेंटम भी बोल सकता हूँ, इम्पैक्ट इज इंटरचेंजेबल टर्म, ठीक है। तो इसका मतलब इधर पे जो मोमेंटम होगा वो बहुत ही हाई होगा, ठीक है ना, क्योंकि इम्पैक्ट ज़्यादा क्रिएट करेगा। तो हम क्या करते हैं, मोमेंटम को कम करेंगे, इस मोमेंटम मतलब P, इसको हमें लेस करना है। तो आप समझिए हमारा जो आइडिया था फोर्स का, बोला था हमने सेकंड लॉ से, फोर्स हमेशा चेंज इन मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होती है। ऑफ कोर्स गाइस, बॉल दूर से आ रही है तो ऑफ कोर्स बॉल में चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, हर मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो फोर्स के तो प्रोपोर्शनल होता है गाइस। देखिए जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम, या फिर जितना ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम उतना ज़्यादा फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। बट ये टाइम से क्या होता है, टाइम से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टाइम कम होगा तो फोर्स क्या होगा गाइस, बढ़ेगा। तो फोर्स का टाइम से क्या रिलेशन है, अगर टाइम ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, या तो टाइम कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब आप समझिए मुझे फोर्स कम करना है, इम्पैक्ट अगर फोर्स अगर मैं कम करूंगा तो मेरा इम्पैक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो फोर्स अगर मुझे कम करना है तो मुझे टाइम को क्या करना पड़ेगा गाइस, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सो इसीलिए जो फील्डर्स हैं वो अपना हैंड्स थोड़ा पीछे तक थोड़ा पीछे तक लेके जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, एक स्पैन ऑफ टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। टाइम को वो इंक्रीज करते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं, जिससे कि जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है, फोर्स कम हो जाता है। दैट इज द एक्सप्लेनेशन। सो इंक्रीज द टाइम टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, इम्पैक्ट फोर्स, ठीक है। इंक्रीज द टाइम टू रिड्यूस द इम्पैक्ट फोर्स, reduces the change of momentum, preventing palm injury. Next question, karate player breaks a slab of ice in a single blow using. Now guys यहाँ पे बोला जा रहा है जो कराटे प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा वो आइस रहता है, उसको स्लैब ऑफ आइस रहता है, उसको एक ही शॉट में वो क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, अगेन गाइस लो वेलोसिटी, इसका रीजन क्या होगा, यूजिंग सिंगल ब्लो, लार्ज फोर्स ओवर अ लॉन्ग टाइम, स्मॉल मोमेंटम, लार्ज फोर्स इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। समझते हैं गाइस फिर से, हमारा जो सेकंड लॉ है वो क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। तो यहाँ पे फिर से समझिएगा इस, हमें करना क्या है, इधर पे हमें हाई फोर्स लगानी पड़ेगी। देखिए इसको अगर ब्रेक करना है तो मुझे बहुत ही हाई फोर्स चाहिए, हाई। अगर आप बताइए फोर्स हाई कैसे होगी, फोर्स को हाई कैसे कर पाऊंगा मैं, फोर्स बढ़ा तब पाऊंगा जब मैं टाइम कम कर दूं, ठीक है ना। आपने देखा होगा ब्रूसली का वन शॉट भी आपने देखा होगा गाइस, जो वन हैंड शॉट होता है ब्रूसली का, हाँ वन हैंड पंच, आई एम सॉरी, वन हैंड पंच। तो उसमें भी ब्रूसली क्या करते हैं, जो अपना फोर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, उसके लिए वो क्या करेंगे, वो बहुत कम टाइम में इम्पैक्ट करेंगे दूसरे ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे भी हमें बहुत जल्दी अगर आप एक फोर्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो टाइम अगर आप कम लेंगे तो इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो फोर्स बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ेगा तो यार उस पर इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम के, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा यार, बढ़ जाएगा, तो जो इम्पैक्ट होगा वो बढ़ जाएगा। सो लार्ज फोर्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, लार्ज फोर्स इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में आ गया ना गाइस, आई होप आपको आ गया होगा गाइस। अगर आपको आंसर लिखना है, आपको आंसर गाइस इसी टर्म्स में लिखना है, कैसे, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, टाइम अगर कम है तो फोर्स बढ़ेगा तो इम्पैक्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लार्ज फोर्स इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, सो एक्सट्रीमली शॉर्ट टाइम ऑफ इम्पैक्ट क्रिएट मैसिव फोर्स अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ। आगे बढ़ते हैं गाइस, न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड डैश रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सिंपल सी बात है गाइस, हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। अब हम लोग आगे बढ़ पाते हैं गाइस, इसीलिए बढ़ पाते हैं क्योंकि हमारा जो लेग है वो रोड के साथ एक ऑपोजिट और एक्शन और रिएक्शन फोर्स के साथ आगे बढ़ता है, ठीक है ना, ठीक है, एक्शन और रिएक्शन फोर्स के साथ आगे बढ़ता है। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है गाइस, आपका ये बुलेट होता है, जैसे अगर आप बुलेट फायर करेंगे गन से, तो जो गन का जो बैक सरफेस है गाइस, वो क्या करेगा, आपको पीछे एक थर्ड फोर्स देगा, ठीक है, एक रिएक्शन फोर्स देगा। अगर बुलेट आगे जाएगा, जो बुलेट इधर पे एक रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन से बुलेट आगे मूव करेगा, तो वही ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स आपको जो बुलेट का जो गन का बैक है वो आपको देगा। मे भी कई लोग को इंजरी हो जाती है, जो लोग इमेच्योर होते हैं गन्स चलाने में, तो उनके हेड पे लग जाता है ये। सो दैट इज माय राइट ऑप्शन, द ऑप्शन इज ऑपोजिट रिएक्शन। Forces always exist in pairs, action and reaction that are equal and opposite, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स ऑन, ये किस पे एक्ट करती हैं, द सेम ऑब्जेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ओनली मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ओनली स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। गाइस अभी हमने बोला ये सेम ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगी क्या, कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे, जैसे अब हमने इसका गन का एग्जांपल लिया तो गन ही है ना गाइस यहाँ पे, तो गन पे ही तो एक्ट कर रही है, गन पे एक्ट कर रही है।
ठीक है, गन से बुलेट आगे गई और जो गन है ये पीछे गई, तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे ये एक्ट कर रही है, एक तो बुलेट पे एक्ट कर रही है गाइस और दूसरा गन पे एक्ट कर रही है, तो ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगी। ओनली स्टेशनरी, ओनली मूविंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज माय राइट ऑप्शन। they act simultaneously on different bodies so they never cancel each other out on one body। तो याद रखिएगा, इस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है ना। ये एक ऑब्जेक्ट पे नहीं ऐड करती, दोनों दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे ही ऐड करती है, ठीक है याद। तो इसीलिए ये क्या बोला गया है, ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एक ही साथ ऐड करिए सो दे नेवर कैंसिल ईच अदर आउट। तो इसीलिए कैंसिल नहीं कर पाते हैं। जैसे हमने देखा था बैलेंस फोर्स, एक ऑब्जेक्ट पे बैलेंस फोर्स ऐड करती है, जैसे आपने इसको इधर पुश किया इस डायरेक्शन में, इसको भी इधर पुश किया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। बट इस केस में नहीं होता ऐसा, ये क्योंकि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे कर रही है। आगे बढ़ते हैं। मैंने गन इज फायर्ड इट रिकॉइल्स बैकवर्ड बिकॉज, अभी मैंने बताया था गाइस गन क्या होता है, रिकॉइल करता है पीछे की तरफ, उसका बैक जो रहेगा वो फोर्स लगाएगा, बिकॉज ग्रेविटी पुल्स इट, द बुलेट एक्सर्ट्स एन इक्वल फोर्स बैक ऑन द गन, दैट इज माय राइट ऑप्शन। बुलेट एक्सर्ट करता है गाइस, इनर्शिया का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। सो इक्वल फोर्स रिजल्ट्स इन द इक्वल बैकवर्ड फोर्स ऑन द गन, थर्ड लॉ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाई इज द रिकॉइल एक्सेलरेशन ऑफ ए गन लेस देन द बुलेट्स एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो रिकॉइल एक्सेलरेशन होता है गाइस गन का, वो क्या होता है, कम होता है बुलेट एक्सेलरेशन। ऐसा क्यों है गाइस, ऐसा क्यों है? तो गाइस अब आप इधर समझिए एक ऑप्शन क्या है, इधर बोला क्या जा रहा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बुलेट जो गन है गाइस वो इतनी बड़ी है, बट गन इतनी स्पीड से नहीं आती जितनी स्पीड से बुलेट जाती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो फोर्स ऑन ए गन इज स्मॉलर, गन हैज अ मच लार्जर मास, द गन इज हेल्ड टू टाइट, बुलेट हैज मोर फ्रिक्शन। तो ये तो ऑप्शन ही गलत है, द गन इज हेल्ड टू टाइट गलत है गाइस। गन हैज अ मच लार्जर मास, गन हैज अ मच लार्जर मास, गन का जो मास है बहुत ज्यादा है, फोर्स ऑन गन इज स्मॉलर। तो गाइस यहाँ पे जो फोर्स होती है वो स्मॉलर तो नहीं होती, इक्वल ही होती है, तो ये भी गलत है। गन हैज अ मच लार्जर मास, गन का जो मास है वो गाइस क्या है, ज्यादा बड़ा है। यस, तो ये मेरा राइट ऑप्शन है गाइस, गन का जो मास है वो ज्यादा बड़ा है, इसीलिए जो फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है वो कम कर रहा है। अगेन गाइस समझते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। तो यहाँ पे अगर आप समझे गाइस, यहाँ पे मोमेंटम क्या होता है गाइस, मोमेंटम, या फिर अगर आप इससे समझिए, इसको हम रिड्यूस करते हैं गाइस, इसमें एफ इज इक्वल टू एम में रिड्यूस करते हैं। यहाँ पे आप समझिए मास अगर मेरा ज्यादा है, तो यहाँ पे अगर मैं देखिए गाइस, अगेन इसको मैं फिर से आपको बताता हूँ, ये जो मेरा फॉर्मूला था सेकंड लॉ, इधर से मुझे एफ इक्वल टू एम में आया, इसको मैं फिर से आगे फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, तो ए क्या हो जाएगा गाइस, एफ ओवर एफ बाई एम हो जाएगा। यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे अगर मास ज्यादा है ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर मास ज्यादा है, तो उस पर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा गाइस, कम होगा। यस और नो, मतलब वो ज्यादा दूर तक तो जाएगी नहीं, फोर्स तो उतना ही लगेगा, ये कांस्टेंट है गाइस, बट एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। अब बिकॉज जो बुलेट है उसका मास कम था, तो उस पे जो फोर्स लगा था वो सेम था, बट जो बुलेट का एक्सेलरेशन था बहुत ज्यादा दूर तक गया, दैट हैज मच हायर एक्सेलरेशन। तो राइट ऑप्शन इज गन हैज मच लार्जर मास, ठीक है। एफ इक्वल्स टू एम से हम समझते हैं, फॉर द सेम फोर्स अ लार्जर मास गन रिजल्ट इन मच स्मॉलर एक्सेलरेशन। तो यही चीज आप हम इधर पे भी अप्लाई करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, आप ट्राई करिएगा, जहाँ पे पूछा जाता है कि जैसे कि अर्थ है और एप्पल है। अभी न्यूटन ने बोला जाता है एप्पल को ढूंढा कि एप्पल क्या होता है, अर्थ पे गिरता है, और यहाँ से हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना, एफ इक्वल्स टू एम। उन्हें समझ में आया कि अगेन अर्थ के पास एक पुल है, पुल फोर्स है जो पुल करता है, ठीक है, अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए, एक सोच के बताइए गाइस, कमेंट करिएगा, यहाँ पे अर्थ क्यों नहीं, जो एप्पल है, एप्पल अर्थ की तरफ आया, तो एप्पल ने अर्थ को क्यों नहीं अपनी तरफ पुल किया, ठीक है ना, एप्पल ने अर्थ को क्यों नहीं अपनी तरफ पुल किया, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि दोनों जगह जो फोर्स होनी चाहिए वो इक्वल एंड ऑपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। तो अगेन एप्पल को भी अर्थ को अपनी तरफ पुल करना चाहिए। तो इसका आंसर मैं चाहता हूँ आप ढूंढ के दें, और यही यूज करिएगा, एफ इक्वल्स टू एम ए, एम इक्वल्स टू एफ बाई ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। सेलर जम्प्स फॉरवर्ड फ्रॉम अ रोइंग बोट, ओके, द बोट मूव्स। तो गाइस बात की जा रही है यहाँ पे सेलर, जो नाव लेके जाते हैं, जो शिप्स को चलाते हैं गाइस। तो इधर पे बोला जा रहा है एक सेलर है गाइस, तो ये क्या करता है, सेलर जम्प्स फॉरवर्ड, मान लीजिए यहाँ पे डेक है ऐसा कुछ, और सेलर जम्प फॉरवर्ड फ्रॉम ए रोइंग बोट, एक बोट से जंप कर रहा है। मान लीजिए सेलर इधर से लेके इधर तक कूदा, ठीक है, द बोट मूव्स। तो अगर ये सेलर इधर से इधर चलेगा, और ये रोइंग बोट चल रही है, तो इधर से
इधर अगर मूव करेगा तो बोट मूव्स, बोट कहाँ पे मूव होगी? सेलर ने इधर जंप किया तो बोट कहाँ मूव होगी? क्या इधर होगी या इधर होगी? कहाँ मूव होगी? फॉरवर्ड, बैकवर्ड, नाउवेयर, साइडवेज। तो ये सिंपल सी बात है, ये आगे जंप कर रहा है, तो आगे अगर ये जंप कर रहा है तो ये क्या करेगा? इसका बॉडी एक ऑपोजिट फोर्स लगाएगा पीछे भी, ठीक है ना? बॉडी आगे मस्कुलर फोर्स जा रहा है तो पीछे भी ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। सो बैकवर्ड जाएगा, ऑपोजिट फोर्स इधर लगेगा तो इधर लगेगा, तो नाव क्या होगी? पीछे जाएगी गाइस। सो बैकवर्ड, टू पुश हिमसेल्फ फॉरवर्ड द सेलर pushes the boat backward, एक्शन रिएक्शन फोर्स, ठीक है। What balances the pushing force? What balances the pushing force when a child tries to move a heavy box on a rough floor? यहाँ पे पूछा जा रहा है गाइस, क्या बैलेंस करता है पुशिंग फोर्स को when a child tries to move a heavy box on a rough floor? अब मान लीजिए एक बॉक्स है, यहाँ पे अगर एक बच्चा एक बॉक्स को, बड़े से बॉक्स को मूव करता है, और ये मूव कहाँ पे करता है? फ्लोर रफ है गाइस, फ्लोर रफ है ये बोला गया है, और बॉक्स बहुत बड़ा है, मतलब ज्यादा मास है। हाँ, When a child tries to move a heavy box on a rough floor, what balances the pushing force? मतलब अगर चाइल्ड मान लीजिए इधर पे पुश कर रहा है तो ये पुशिंग फोर्स को क्या बैलेंस कर रहा है? मतलब कि ऑफ कोर्स अगर चाइल्ड इस पे फोर्स लगा रहा है तो इधर पे एक और फोर्स लगनी चाहिए इस डायरेक्शन में, ठीक है ना? तो क्या कौन सी फोर्स बैलेंस कर रही है? इनर्शिया, मोमेंटम, फ्रिक्शन, ग्रेविटी। तो इस फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, जो रफ सरफेस है ये क्या कर रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, और उतना ही हार्ड हो जा रहा है इसको मूव करना थोड़ा सा, ठीक है ना? जितना ज्यादा फ्रिक्शन उतना हार्ड हो जाएगा। सो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रही है। फ्रिक्शन अराइजेस बिटवीन द बॉटम ऑफ द बॉक्स एंड द रफ फ्लोर अपोजिंग द पुश, ठीक है गाइस? तो इसको हम ऐसे समझते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए गाइस समझते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है। इफ एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इट विल। गाइस बोला क्या गया है यहाँ पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पे नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है तो उस केस में ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा? क्या ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, स्टॉप मूविंग? क्या एक्सेलरेट होगा, मूव इन अ सर्कल, कंटिन्यू विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी? तो गाइस यहाँ पे पहले हम समझते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है गाइस। सो पहले तो आप समझिए गाइस, न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से हमने देखा था कि एक बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन को बनाए रखती है, उसमें वो मेंटेन रखती है स्टेट ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे बनी रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में बनी रहेगी, अनटिल अनलेस कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उसको आके चेंज ना करे, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स आके उसका स्टेट चेंज ना करे। ये था न्यूटन फर्स्ट लॉ गाइस। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो, अगर ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है नेट जीरो फोर्स तो क्या हो जाएगा? या तो वो रेस्ट से मोशन में चले जाएगा, ठीक है, या तो मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोला गया है गाइस, इफ एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो, यहाँ पे जो अनबैलेंस फोर्स होगी, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स होगी, वो क्या होगी? जीरो होगी, ठीक है गाइस। इट विल, तो उस केस में क्या होगा? स्टॉप मूविंग, तो मूव तो नहीं करेगा क्योंकि इधर पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है गाइस, तो मूव तो स्टॉप रुकेगा तो नहीं है, तो गलत है। एक्सेलरेट नहीं करेगा, मूव इन अ सर्कल नहीं करेगा, कंटिन्यू विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी करेगा गाइस, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया है नेट फोर्स क्या हो जाएगी? इवन एक अनबैलेंस्ड है बट नेट फोर्स जीरो है ना गाइस, तो इसमें बेसिकली फोर्स लगेगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि नेट फोर्स ही जीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं होगा बॉडी में, तो बॉडी यूनिफॉर्मली चलती जाएगी। देयर इज नो चेंज इन एक्सेलरेशन, हेंस बॉडी इज मूविंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो यही बोला गया है इस विदाउट एन अनबैलेंस्ड फोर्स देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, तो अपना स्टेट वो मेंटेन रखेगी जो कि है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो बढ़ती जाएगी। यही हमने देखा, मोशन अगर करता है बॉडी गाइस फर्स्ट लॉ के हिसाब से तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ही चलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 23, सेफ्टी बेल्ट्स इन कार्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट पैसेंजर्स फ्रॉम। गाइस आपको पता रहना चाहिए सेफ्टी बेल्ट्स होता है जो कार में, वो किस लिए होता है, ठीक है ना, प्रोटेक्ट पैसेंजर्स फ्रॉम। सो ऐसा करते हैं गाइस, इसको ऐसे समझते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कार में बैठे हैं और यहाँ पे आपने सेफ्टी बेल्ट का यूज किया है, ठीक है, सीट में, तो इन कार आर यूज टू प्रोटेक्ट पैसेंजर, तो हमें वो किससे बचाएगा गाइस? ऑफ कोर्स अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे मेरा जो बॉडी है, अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है कार, हाँ, बट एक जगह वेलोसिटी उसकी चेंज हो गई, इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन आया, ठीक है, एक्सेलरेशन आएगा जैसे ही गाइस तो आपका बॉडी क्या होगा? पीछे जाएगा, ठीक है।
सो उस केस में पीछे या आगे मूव होगा, डिपेंड करता है, ठीक है। सो बॉडी में चेंज आएगा। सो अब नाउ ये जो जर्क आएगा गाइस, ये जर्क को क्या करता है, जो सीट बेल्ट है वो मेंटेन रखता है। मतलब आपको अगर बॉडी आगे जा रहा है तो आगे नहीं होने देगा, पीछे जा रहा है तो पीछे नहीं होने देगा, ठीक है। मे भी कई बार ऐसा होता है कि आपका बॉडी जब आप टर्न लेते हैं, कहीं पे टर्न लेते हैं, तो वहाँ पे जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो उस डायरेक्शन में ना हो के वो उसको दूसरे डायरेक्शन में, बेसिकली आप फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपका बॉडी इधर इधर जाने की कोशिश करता है, ठीक है। सो इधर जाने की कोशिश करता है, इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है, और कार मान लीजिए इस डायरेक्शन में टर्न ले रही है तो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों से हमारा सेफ्टी बेल्ट हमें प्रोटेक्ट करता है। ऑप्शन देखते हैं गाइस, तो ये प्रोटेक्ट पैसेंजर फ्रॉम ग्रेविटी, इनर्शिया ड्यूरिंग सडन ब्रेकिंग, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, सो ये तो ऑप्शन ही गलत है गाइस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटी, इनर्शिया ड्यूरिंग सडन ब्रेकिंग। तो पहली तो चीज़ गाइस क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो मैंने बताया, तो अगेन गाइस ग्रेविटी भी ऑप्शन गलत है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ऑप्शन यहाँ पे गलत है गाइस। जो एक इन लार्ज सुटेबल मोस्ट सुटेबल ऑप्शन क्या दिख रहा है मुझे, इनर्शिया ड्यूरिंग सडन ब्रेकिंग। इनर्शिया ड्यूरिंग, या तो जैसे ही आगे की तरफ अगर बॉडी जा रहा है तो ब्रेक लगेगी, तो सडन से क्या होगा गाइस, चेंज इन एक्सेलरेशन होगा और आपकी बॉडी क्या होगी, पीछे की तरफ आएगी, ठीक है, पीछे की तरफ आएगी। अगर वो ब्रेक लगा तो गाइस फॉर एग्जांपल बॉडी आगे की तरफ जाएगी। अगर एक्सेलरेशन चेंज होता है तो आपकी बॉडी पीछे की तरफ आएगी, ठीक है। अगर स्पीड बढ़ती है और एक्सेलरेशन चेंज होता है तो बॉडी पीछे की तरफ आएगी, अगर ब्रेक लगता है तो बॉडी आगे की तरफ जाएगी आपकी, ठीक है। ये सही एक्सप्लेनेशन है। तो सेफ्टी बेल्ट हमें इनर्शिया ड्यूरिंग सडन ब्रेकिंग से मदद करता है। आवर बॉडी टेंड्स टू कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया व्हेन द कार स्टॉप्स सडनली। तो गाइस यही बोला गया ना, जैसे ही कार रुकती है मतलब उसमें चेंज इन वेलोसिटी हुआ, कार तो रुक गई धीरे धीरे, बट आपका बॉडी क्या है, अभी भी अपने स्टेट ऑफ मोशन को बनाए रख रहा है, मतलब वो आगे ही जा रहा है, ठीक है ना। तो सडन हम ब्रेक करते हैं तो अब वो बनाए रखता है और आगे चले जाता है। तो सीट बेल्ट क्या करता है, वो आपका बॉडी आगे ना आए तो उसको दूसरे डायरेक्शन में उतने ही फोर्स से आपकी बॉडी को पीछे करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्या बोला गया है, कांस्टेंट फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ 5 kg ऑब्जेक्ट फॉर 2 सेकंड। तो इधर पे बोला गया है इस फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और ये कांस्टेंट फोर्स है किस पे, मास 5 kg ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, और यहाँ पे 2 सेकंड्स के लिए लग रहा है ये फोर्स, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, ये बोला गया है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स टाइम मास होता है गाइस, F = ma से हम बोलते हैं एक्सेलरेशन फोर्स टाइम मास, फोर्स बाय मास। तो इधर से एक्सेलरेशन हम निकालेंगे तो 10 बाय मास 5 kg है गाइस, तो यहाँ पे मुझे आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो बेसिकली एक्सेलरेशन क्या हो जाएंगे, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, 2 सेकेंड के लिए लग रहा है यहाँ पे, तो इधर से मुझे क्या पता लगा इस 1 सेकेंड में जो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा वो कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड का आएगा, ठीक है। 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में कितना आएगा गाइस, 2 सेकेंड में 2 सेकेंड तक वो लग रहा है यहाँ पे मेरा। सो मेरा राइट आंसर होगा क्या यार, 1 सेकेंड में कितना लग रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड, यही मेरा राइट आंसर होगा गाइस। फॉर 2 सेकेंड द एक्सेलरेशन इज, गाइस 2 सेकेंड के लिए लगे या 4 सेकेंड के लिए लगे, यहाँ पे जो फोर्स रहे, जो मेरा एक्सेलरेशन लगेगा वो कितना लगेगा, 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ही लगेगा, ठीक है। तो कितना लगेगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लगेगा। दैट इज माई राइट ऑप्शन। बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 25 की। तो यहाँ पे हमें बोला गया है क्या गाइस, विच लॉ एक्सप्लेन्स व्हाई डस्ट कम्स आउट ऑफ अ कारपेट व्हेन बीटन विथ अ स्टिक। तो यहाँ पे बोला क्या गया है गाइस, हमारे पास कारपेट है और कारपेट को जब हम बीट करते हैं, मान लीजिए आपने कारपेट रखा है और वो बहुत गंदा हो गया है, कुछ दिनों से कारपेट रखा हुआ है और इसमें डस्ट एक्यूमुलेट हो गया है। अब इस डस्ट को हम निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको हम एक स्टिक से लेके बीट करते हैं, ठीक है। और जैसे ही गाइस क्या होगा, आप देखिए बहुत ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको बीट करेंगे तो यहाँ पे जो कारपेट है, मान लीजिए कारपेट ऐसे रखा हुआ था, अब कारपेट थोड़ा सा क्या होगा, इस पीछे की तरफ जाएगा, यस और नो, कारपेट थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएगा। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से कारपेट थोड़ा पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो कारपेट पीछे की तरफ तो जाएगा गाइस, बट यहाँ पे एक मैजिकल चीज होती है, कारपेट तो पीछे की तरफ जाएगा बट इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो जहां पहले इनिशियल पोजीशन थी उधर ही रहेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये इनिशियल पोजीशन थी ना, अब यहाँ पे क्या रह जाएंगे, पार्टिकल रह जाएंगे। मतलब पार्टिकल क्या रह जाएंगे, पार्टिकल अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखेंगे, मतलब पार्टिकल्स उसमें थे गाइस, तो पार्टिकल जहाँ थे पहले वहीं पे रह जाएंगे, कारपेट पीछे चले जाएगा, ठीक है। तो कारपेट मान लीजिए आप एक टाइप से हवे में ही रह जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कारपेट हवे में रह जाएंगे, मतलब अपना स्टेट ऑफ कुछ टाइम के लिए स्टेट ऑफ रेस्ट मेंटेन रखेंगे, अनटिल अनलेस उस पर धीरे से थोड़ी देर बाद
उस पर पार्टिकल पे थोड़ा सा मान लीजिए आप विंड का फ्लो होगा या फिर ग्रेविटेशनल पुल होगा। यहाँ पे विंड की वजह से और उसके बाद ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो पार्टिकल हैं वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या गाइस हमने देखा, यहाँ पे जो पार्टिकल का जो इनर्शिया था, मतलब वो क्या था, रेस्ट पे था। ठीक है ना, रेस्ट पे था, तो रेस्ट पे बना रहेगा। तो यही गाइस इसका आंसर है। सो इट विल मेंटेन इट्स इनर्शिया, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ये हमें बताता है, कहाँ से हमें इसका पता लगता है, फर्स्ट लॉ से इसका हमें पता लगता है, कम्स आउट ऑफ कारपेट व्हेन बीटन विद अ स्टिक। सो ये हमें फर्स्ट लॉ बताता है। द कारपेट मूव्स but the dust particle tend to stay at rest due to question number 26 what is the momentum of a 10 kg object moving at a 5 meter per second। so 10 kg object का momentum क्या होगा। अब मास दे रखा है इधर 10 kg और वो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। सिंपल बेसिक फॉर्मूला गाइस, p इज इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी, मोमेंटम का फॉर्मूला। तो मास कितना है 10 kg और ये कितना है 5, तो 50 और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है गाइस, kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। राइट ऑप्शन इज 50 kg मीटर पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल which then rolls and stops, it stops because। सो बैट्समैन ने क्रिकेट बॉल को हिट किया है। सो हिट करने के बाद वो जो क्रिकेट बॉल है गाइस वो धीरे धीरे क्या होती है, अपनी वेलोसिटी कम करते जाती है, रोल करके वो क्या हो जाती है, रुक जाती है एक पॉइंट पे आके। नो फोर्स अप्लाइड, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस मोशन। सो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस मोशन। गाइस वो रेस्ट पे क्यों आई, ये पूछा जा रहा है, वो बॉल रेस्ट पे क्यों आई, क्योंकि गाइस वहां पे क्या था, वहां पे क्या था मेरा, ऑफकोर्स ग्राउंड था गाइस, ग्राउंड था, और ग्राउंड ने क्या किया, इसको ऑपोजिट फोर्स लगा लगा के क्या किया गाइस, उसका जो टेंडेंसी है, उसका जो स्टेट है उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस मोशन हियर। ठीक है गाइस, तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस मोशन, द ग्राउंड एक्सर्ट्स अ फ्रिक्शनल फोर्स दैट एक्ट्स एज एन अनबैलेंस्ड फोर्स। गाइस ये क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स ही है। ठीक है, जो उसके स्टेट को क्या कर दे रही है, चेंज कर दे रही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इफ द फॉर्मूला एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, द टर्म एम वी माइनस एम यू, तो गाइस यहाँ पे यही तो बोला गया है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाय टी। मैंने आपको बताया था, तो एफ क्या हो जाएगा, यहाँ मैंने बोला था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम हटाते हैं तो गाइस क्या होता है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ एम वी माइनस यू बाय टी। ठीक है, तो ये टी को इधर ट्रांसपोज करके लिखा गया है, आपको ऐसे दिया गया है, एफ इंटू टी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू, ऐसे दिया गया है गाइस आपको। सो ये पूछा जा रहा है क्या, द टर्म एम वी माइनस एम यू, ये वाला टर्म क्या है, ये क्या है गाइस, ये चेंज इन मोमेंटम को ही तो दिखाता है, डेल्टा पी है ये। ठीक है, सो ये है मेरा क्या, चेंज इन मोमेंटम इज माय राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं गाइस, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। हेवियर ऑब्जेक्ट्स ऑफर लार्जर रेजिस्टेंस, हेवियर ऑब्जेक्ट्स ऑफर लार्जर रेजिस्टेंस टू चेंज, दिस मीन्स दे हैव। सो सिंपल सी बात है गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था, जितना ज़्यादा हैवी होगा ऑब्जेक्ट उतना वो चेंज को रेजिस्ट करेगा। मतलब कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा मास है, मान लीजिए एक 50 kg है कोई मास रखा हुआ है, या फिर मान लीजिए मान लीजिए एक ट्रक है गाइस, सिंपल एक ट्रक है, ये ट्रक को आपको अपने हाथों से मूव करना है, तो आप क्या मूव कर पाएंगे, नहीं मूव कर पाएंगे, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, मास हाई है, तो उसका जो स्टेट टेंडेंसी है अपने स्टेट को बनाए रखने का, मतलब रेस्ट में रहने का, वो भी तो बढ़ जा रहा है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा दे रहा है, वो रुकावट ज़्यादा पैदा कर रहा है अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो रेस्ट है तो रेस्ट पे ही ज़्यादा देर बना रहेगा, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उसकी टेंडेंसी होगी उस अपने स्टेट को रेजिस्ट करने के लिए। तो राइट ऑप्शन इज दिस मीन्स दे हैव लेस इनर्शिया, मोर इनर्शिया, इक्वल इनर्शिया, नो इनर्शिया, तो मोर इनर्शिया गाइस। ठीक है ना, तो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, मास इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। गाइस मैं इनर्शिया को मास से मेजर कर सकता हूँ, आप इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, मास से, इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ मास, मास जितना ज्यादा है उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, मोर मास मींस मोर इनर्शिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड द फोर्स दैट मूव्स अस फॉरवर्ड इज एक्सर्टेड बाय। तो यहाँ पे एक और बात की गई है गाइस, जब भी हम वॉक करते हैं ग्राउंड में, तो आप वॉकिंग करें ग्राउंड में, तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, जब भी हम वॉक करते हैं, द फोर्स दैट मूव्स अस फॉरवर्ड इज एक्सर्टेड बाय। तो गाइस हमें एक फोर्स आगे की तरफ मूव करती है, वो कौन कौन सी फोर्स होती है, देखिए गाइस, जब आप आगे चलेंगे, आप इमेजिन करिएगा, जब आप आगे चलेंगे तो आपका जो बॉडी है ये क्या करता है, जो आपका लेग्स है ये क्या करता है, पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, आपका लेग्स पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा जब आप आगे बढ़ेंगे, आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस करिएगा इसे, और ये पीछे की तरफ जब फोर्स लगेगा तो इसके ऑपोजिट एक रिएक्शन फोर्स लगेगा आगे की तरफ, जो कि ग्राउंड लगाएगा। ठीक है, ग्राउंड लगाता है, इससे आपका लेग्स जो हैं वो आगे मूव करते हैं। द फोर्स दैट मूव्स अस फॉरवर्ड इज एक्सर्टेड बाय
तो फोर्स क्या है, आर मसल्स, द ग्राउंड इन आर फीट, ग्रेविटी, आर फीट ऑन द ग्राउंड, तो आर फीट ऑन द ग्राउंड, द ग्राउंड ऑन आर फीट, द ग्राउंड ऑन आर फीट इज राइट ऑप्शन गाइस, ग्राउंड। नहीं बताया आपको, वी पुश द ग्राउंड बैक एक्शन एंड द ग्राउंड पुशेस अस फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये एग्जांपल है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 31, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, मैंने अभी बताया था गाइस, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी किसके इक्वल होता है, फोर्स अप्लाइड, अप्लाइड फोर्स। ठीक है ना, इस प्रोपोर्शनल टू फोर्स हमने देखा था, तो ये इक्वल होता है किसके, फोर्स अप्लाइड। ठीक है, सो अप्लाइड फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो यहाँ पे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो यहाँ बोला जा रहा है कार विद अ डेड बैटरी कैन बी स्टार्टेड बाय कंटिन्यूअस पुश, कंटिन्यूअस पुश, दिस शोज दैट। तो इज ऑफ कोर्स एक कार है मान लीजिए, और उसकी जो बैटरी है वो डेड हो चुकी है, और अगर आप उसको क्या करेंगे, इस एक कंटिन्यूअस पुश देंगे तो ये क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी कार। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या शो करता है, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैटर, टाइम ऑफ फोर्स एप्लीकेशन आल्सो मैटर, इनर्शिया इज जीरो, फोर्स डजंट मैटर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इस, आप इधर समझिए थोड़ा सा, मैं एक आपको लॉ दिखाता हूँ इधर, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमने देखा था गाइस। अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, डेल्टा पी इस, इसको अगर मैं इधर ट्रांसपोज करता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स टाइम्स टी, अगर मैं कर दूंगा इस इधर, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो मेरा चेंज इन टाइम है वो क्या है, ये चेंज इन टाइम है गाइस, ये प्रोपोर्शनल हो जाता है चेंज इन मोमेंटम के। ठीक है, सो अगर टाइम बढ़ेगा तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा गाइस, बढ़ जाएगा कार का। तो कार विद अ डेड बैटरी कैन बी स्टार्टेड बाय अ कंटिन्यूअस पुश, दिस शोज दैट ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैटर, फोर्स डजंट मैटर, इनर्शिया इज जीरो, टाइम ऑफ फोर्स एप्लीकेशन आल्सो मैटर। तो गाइस ये जो कांस्टेंट फोर्स है, ये क्या बता रहे गाइस, ये जो कांस्टेंट फोर्स आप उसको धक्का देंगे, अगर वो धक्का आप थोड़ा देर तक देंगे, मतलब कि वो एक स्पैन ऑफ टाइम तक अगर आप पुश देंगे उसको, अगर आप पुश देंगे मतलब आप कर क्या रहे हैं उधर पे, वी आर इंक्रीजिंग द टाइम स्पैन। सो टाइम मैं बढ़ा रहा हूँ, एक स्पैन तक अगर मैं धक्का दे रहा हूँ तो टाइम स्पैन बढ़ाना है। तो टाइम स्पैन बढ़ाने का मतलब क्या है, मोमेंटम में चेंज लाना, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम विल ऑल्सो राइज। ठीक है गाइस, कंटिन्यूअस पुश की बात चल रही है गाइस इधर, हर हर पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस पुश की बात चल रही है, तो फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम बढ़ जाएगा, द टाइम ऑफ फोर्स एप्लीकेशन आल्सो मैटर, मतलब कि जो गाइस फोर्स लग रही है यहाँ पे, जो फोर्स लग रही है वो कंटिन्यूअस रहनी चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूअस रहनी चाहिए, तो टाइम ऑफ एप्लीकेशन भी बढ़ जाता है। ठीक है गाइस, ऐसा नहीं कि आपने एक बार धक्का मारा और बस थोड़ी दूर तक गई कार, रुक गया, वो फोर्स आपको हर पॉइंट पे लगाते ही रहनी है, कंटिन्यूअसली लगाते रहनी है, तब आपका जो टाइम ऑफ एक्शन है वो बढ़ जाता है। और टाइम ऑफ एक्शन अगर बढ़ता है तो चेंज इन मोमेंटम बढ़ जाता है। चेंज इन मोमेंटम डिपेंड्स ऑन बोथ द फोर्स एंड मैग्नीट्यूड, फोर्स मैग्नीट्यूड एंड द ड्यूरेशन विच इट इज अप्लाइड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेशन, कब तक वो फोर्स अप्लाई की गई है उस पे, और मोमेंटम और फोर्स पे मैटर करता है। ठीक है, इधर से हमने ये बताया, एक्सप्लेन किया। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 33, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस अराइज ड्यू टू। अब फ्रिक्शन फोर्स दो सरफेसेस के बीच में कब अराइज होती है गाइस, ड्यू टू इनर्शिया, इरेगुलरिटीज एंड कांटेक्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रॉन्ग ऑप्शन, ग्रेविटी रॉन्ग ऑप्शन, इरेगुलरिटीज एंड कांटेक्ट, इनर्शिया। तो क्या होना चाहिए गाइस, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस अराइज ड्यू टू इरेगुलरिटीज एंड कांटेक्ट, रफ सरफेसेस में गाइस दिखता है मुझे फ्रिक्शन फोर्स, तो इरेगुलरिटीज और सरफेसेस के कारण होता है ये फ्रिक्शन फोर्स अराइज बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट अपोजिंग देयर रिलेटिव मोशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अ हाई जंप एथलीट फॉल्स ऑन अ कुशन्ड बेड टू। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक कुशन बेड है, आपने देखा होगा गेम स्पोर्ट्स रहते हैं ओलंपिक्स में, तो हम लोग क्या करते हैं, अगेन एक एथलीट है, अगर वो जंप करके आता है, जैसे मान लीजिए वो जंप करता है और ये जाके एक कुशन बेड लगा है उधर पे वो गिरता है, या फिर लॉन्ग जंप, हाई जंप आप ले लीजिए, सैंड उधर हम रखते हैं, हाँ सेम चीज़ है, सैंड रखें चाहे ये कुशन बेड रखें, तो इसमें जब वो जंप करता है तो ये इधर से होता क्या है इस लुक प्रोफेशनल, ये देखिए कैसा ऑप्शन, लुक प्रोफेशनल गलत है, डिक्रीज मास इन रिड्यूस इनर्शिया, इंक्रीज टाइम ऑफ फॉल टू स्टॉप। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम गाइस, जैसे अभी हमने देखा था सेकंड लॉ के हिसाब से, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप टाइम बढ़ा देते हैं, अगर गाइस मैं इधर टाइम बढ़ाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, इधर पे जो बॉडी पे लगने वाला फोर्स है वो मैं क्या कर दूंगा, वो कम कर दूंगा, राइट। बॉडी पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो टाइम बढ़ा तो बॉडी पे लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा। जैसे हमने क्रिकेट बॉल में देखा था, क्रिकेट बॉल को जो विकेट कीपर रहते हैं थोड़ा सा पीछे करके हाथ कैच करते हैं, तो वो भी उधर क्या कर रहे हैं, टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, टाइम ज़्यादा लेने का मतलब क्या है, फोर्स को कम कर देना जो लगने वाला फोर्स है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि इस फोर्स लग रहा है, लगने वाला फोर्स। ठीक है ना, आप याद रखिएगा पिछले केस में हमने क्या देखा था, डिफरेंट चीज़ देखी थी, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, कंटिन्यूअस फोर्स लगा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट केस है। सो यही हो जाएगा गाइस, यहाँ पे टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
सो रिड्यूसेस इंक्रीज टाइम ऑफ फॉल टू स्टॉप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। इंक्रीज टाइम ऑफ फॉल टू स्टॉप, द क्वेश्चन इंक्रीज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट देयर बाय रिड्यूसिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स। ठीक है, आगे बढ़ा जाए गाइस। कैलकुलेट द फोर्स ऑन 1500 kg व्हीकल टू स्टॉप इट विथ 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। तो गाइस ये थोड़ा सा याद रखिए, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव दी गई है, इसका मतलब क्या हो रहा है, बॉडी धीरे धीरे रेस्ट पे पहुंच रही है। अब क्या बोला गया है, कैलकुलेट द फोर्स, इधर पे फोर्स कितना लगेगा, और अगर मास इतना है एक ऑब्जेक्ट का, देखो 1500 kg मास बहुत ज़्यादा है, उसको अगर रोकना है और एक्सेलरेशन इतना है, तो सिंपल गाइस अपना फॉर्मूला F इक्वल्स टू ma। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोर्स कितना हो जाएगा, मास टाइम से मास कितना है 1500 इंटू 1.7, तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 1500 इंटू 17/10 में इसको लिख देता हूँ गाइस, ये जीरो कैंसिलेशन इधर होगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 157, ये आपका आ जाएगा करीब 255 आएगा गाइस, 255, और एक जीरो रहेगा, आप कैलकुलेट करिएगा। तो 255 जीरो इधर नेगेटिव साइन रहेगा क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव था ना यार, तो ये पूरे पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स भी नेगेटिव आएगा, इसका मतलब क्या, अपोजिंग फोर्स लग रहा है गाइस यहाँ पे। ठीक है ना, अपोजिंग फोर्स लग रहा है उसको रोकने के लिए, जैसे ग्राउंड लगा रहा है फोर्स, ग्राउंड लगा रहा है फोर्स, या फिर ब्रेक अप्लाई किया है वो लगा रहा है फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो राइट ऑप्शन इज -2550 न्यूटन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन मूव्स अ कैबिनेट एट कांस्टेंट वेलोसिटी, फ्रिक्शन इज। सो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है गाइस, वो लग रहा है एक कैबिनेट पे कितना, 200 न्यूटन का। ठीक है, मूव्स अ कैबिनेट एट कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये क्या कर रहा है, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवा रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है गाइस, इस पे फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन क्या रहेगा, जीरो रहेगा, नहीं है जीरो नहीं रहता है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन मतलब क्या, इधर पे जो एक्शन फोर्स है वही फ्रिक्शन क्या है, रिएक्शन फोर्स है, तो रिएक्शन फोर्स भी क्या रहेगा गाइस, -200 न्यूटन का रहेगा दूसरे साइड से। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज 200 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स भी इक्वल रहेगा। सो कांस्टेंट वेलोसिटी, नेट फोर्स इज जीरो, दस फ्रिक्शन मूव मस्ट एग्जैक्टली बैलेंस द पुश। ठीक है, तो ये बैलेंस फोर्स का एग्जांपल हो गया गाइस। आगे बढ़ते हैं, बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन हिट्स बैक एंड हिट्स अ ब्लॉक एंड स्टॉप्स। एक बुलेट है गाइस, वो क्या करता है, फ्रॉम अ गन हिट्स अ ब्लॉक एंड स्टॉप, तो एक ब्लॉक है उसको हिट करता है और बुलेट क्या हो जाता है, रेस्ट पे आ जाता है। ठीक है, स्टॉप हो जाता है। द फोर्स ऑफ द ब्लॉक ऑन द बुलेट इज, तो ब्लॉक ने बुलेट के ऊपर कौन सा कितना फोर्स लगाया गया, ये बोला गया है इक्वल टू बुलेट्स फोर्स ऑन ब्लॉक, स्मॉलर ऑलवेज पॉजिटिव जीरो। तो यार आंसर है इक्वल, इक्वल फोर्स लगाया है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज इक्वल फोर्स, इक्वल टू बुलेट्स फोर्स। अगेन हम एक्शन रिएक्शन की मदद से इसको समझ रहे हैं। तो वो स्टॉप में वो स्टॉप हो गया क्योंकि उसका मास ज़्यादा है गाइस, जो ब्लॉक है ना वो बड़ा है, तो इसीलिए आपको ये नहीं दिखा उधर पे कि वो हिट हो रहा है। सो डिपेंड ऑन द मास गाइस, हाँ मास के ऊपर डिपेंड करता है, उसका एक्सेलरेशन कम हुआ और आपको ब्लॉक दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है उधर, जैसे बुलेट दिखती हुई नजर आ रही है। ठीक है, पहले भी हमने इसको समझते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 38, इफ यू शेक अ ब्रांच विग्रसली सम लीव्स गेट डिटैच्ड बिकॉज ऑफ, कुछ पत्ते गाइस डिटैच हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं ये पूछा गया है। सो मोमेंटम, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ग्रेविटी, ओनली इनर्शिया ऑफ मोशन। गाइस सिंपल सी बात है, अगर जो पत्ते रहेंगे वो पत्ते अपना स्टेट ऑफ रेस्ट, ये रेस्ट पे थे, तो रेस्ट का जो इनका स्टेट है उसको मेंटेन रखेंगे। ठीक है, ठीक है ना, वो अपोज करेंगे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स को और अपनी रेस्ट को मेंटेन रखेंगे। इसका मतलब ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट सम लीव गेट डिटैच्ड बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बिकॉज दे मेंटेन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है गाइस, और हम उनका जो स्टेट है उसको चेंज कर देते हैं, तो इसीलिए वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज inertia of rest, answer is inertia of rest, the branch moves but the leaves tend to stay at rest causing them to break off. ठीक है गाइस, the impact produced when object depends on its mass and, तो impact मैंने बताया था गाइस जो मोमेंटम होता है उसी को हम कह रहे हैं produced when object depends on its mass। तो जो impact है वो डिपेंड करता है मास पे और किस पे, एंड वेलोसिटी, सिंपल p is equals to mv देखा था गाइस हमने। ठीक है, m times v, both mass and velocity combine to form momentum which determines the impact। आई होप आंसर दे पा रहे होंगे गाइस आप। लास्ट क्वेश्चन गाइस, अ ट्रक पार्क्ड ऑन अ रोड साइड रिक्वायर्स नो फोर्स बिकॉज। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक ट्रक है रोड साइड में पार्क किया हुआ है, रिक्वायर्स नो फोर्स बिकॉज इट हैज नो इनर्शिया, इट हैज नो मोमेंटम, फ्रिक्शन इज जीरो, ग्रेविटी इज जीरो। तो ये रॉन्ग है गाइस, फ्रिक्शन इज जीरो रॉन्ग है, इट हैज नो मोमेंटम, सो इट हैज नो इनर्शिया। सो इनर्शिया तो है गाइस, उसके पास बहुत ज़्यादा मास है, तो इनर्शिया तो बहुत ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। इट हैज़ नो मोमेंटम, बोला गया रोड साइड में पार्क है, द रोड साइड रिक्वायर्स नो फोर्स, नो फोर्स मतलब फोर्स नहीं उसको चाहिए, मतलब ज़ीरो है। अब उधर पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, हम समझते हैं अगर वेलोसिटी ज़ीरो है
तो फोर्स क्या है, फोर्स भी जीरो है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसने बोला है फोर्स जीरो है तो इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है, मतलब इट हैज नो मोमेंटम, तो उसके पास मोमेंटम नहीं होगा। वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कि p टाइम्स m इंटू वी हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो तो मोमेंटम जीरो, ठीक है। सो इट डज नॉट रिक्वायर मोमेंटम, इट हैज नो मोमेंटम। कोई भी बॉडी, मतलब क्या इधर हमने बोला कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम क्या होता है, जीरो होता है। यही हम एक समरी में आपको बता देता हूँ, यही हम बोल रहे हैं इधर, सिंस इट्स वेलोसिटी जीरो इट्स मोमेंटम mv इज आल्सो जीरो। तो गाइज यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया अपना फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का 40 MCQs। आई होप आपने एंजॉय किया होगा गाइज। और यहाँ पे गाइज ये सारे ही क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप क्या करिएगा, जो क्वेश्चन हैं उसको लिखने की प्रैक्टिस करिए गाइज, राइटिंग प्रैक्टिस करिए। कुछ क्वेश्चन हमने 2-3 मार्क के भी देखे हैं जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में देना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा, आप इंश्योर करिएगा कीवर्ड्स वगैरह रहें आपके आंसर में। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।